महाराणा सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ राज्य के उत्थान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। महाराणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात महाराणा संग्राम सिंह ही मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसने अपने बाहुबल से मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और राजपूताने के समस्त राजपूत नरेशों की अपनी ध्वजा के नीचे संगठित किया। राजपूताना के संगठन का दायित्व सांगा के कार्यों में देखने को मिलता है। महाराणा संग्राम सिंह को इतिहास में सांगा के नाम से अधिक जाना जाता है। इनका राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ, जबकि राणा कुंभा का वध 1467 ईस्वी में ही हो गया था। अतः वह 42 वर्षों का समय मेवाड़ के इतिहास में उथल पुथल और सिंहासन की प्राप्ति के लिए संघर्ष का समय रहा है। अपने पिता राणा कुंभा की हत्या करने के पश्चात उदय सिंह उदा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा, लेकिन एक पितृहंता को शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए मेवाड़ के सामंत कभी भी मन से तैयार नहीं हुए। उन्होंने उसके छोटे भाई रायमल को सिंहासन पर बिठाने का निश्चय किया। रायमल के करीब 36 वर्ष तक राज्य किया। सिंहासन पर बैठते ही उसने मेवाड़ के पिछले 5 वर्षों से फैली अफवाह को दूर किया और मेवाड़ के सामंतों को एकता के सूत्र में पिरोया। परिणाम स्वरूप उसके समय में कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जीर्णोद्धार हुआ। उदारता और धार्मिक सहिष्णुता उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने अपने पिता की तरह वीरता और कूटनीति की कमी थी। परिणाम स्वरूप अजमेर, तारागढ़, आबू, चाकसू, बूंदी, सीकर, सांभर इत्यादि अनेक मेवाड़ के जो अधीनस्थ क्षेत्र थे वो इनके हाथ से निकल गए। हालांकि रायमल अपने वंश की परंपरा के अनुकूल अपने शत्रुओं से संघर्ष करता रहा, लेकिन इस बीच उसके पुत्रों और भाई भतीजों में आपसी विरोध में मेवाड़ की स्थिति को और कमजोर बना दिया। इस ग्रह कलह के कारण राज्य की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था को बहुत धक्का पहुंचा। रायमल के जीवन में ही उसके 3 पुत्रों के उत्तराधिकार के लिए एक संघर्ष हुआ, जिसमें सांगा की जीत हुई और वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक बना। यह उत्तराधिकार का संघर्ष जो चला था, सांगा के 11 रानियां थी, उसमें 13 पुत्र पुत्रियों का जन्म हुआ। लेकिन सिंहासन की प्राप्ति के लिए संघर्ष में जयमल पृथ्वीराज सांगा के नाम से उल्लेखनीय है। पृथ्वीराज और सांगा दोनों सगे भाई थे। उनकी माता का नाम रतन कुंवर था, लेकिन गद्दी के पृष्ठ पर दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसके अलावा रायमल का चाचा सारंगदेव और खेमकरण का पुत्र सूरजमल भी अपने मेवाड़ के उत्तराधिकारी मानते थे। इस परिस्थिति में अधिक जटिल तब बन गया जब रायमल भी इसके लिए जिम्मेदार माना गया। उसने अपने उत्तराधिकारी के संबंध में दृढ़तापूर्वक कोई निश्चय नहीं किया। राज्य के इस अनिश्चित स्वरूप के कारण हर राजकुमार अपने लिए राज्य प्राप्ति के सपने देखने लगा और अपना अपना गुट बनाने लगा, अपना अपना दल बनाने लगा। इस तरह हम देखते हैं कि रायमल की नीतियों के कारण यह उत्तराधिकार का जो संघर्ष था वह उत्पन्न हुआ। क्योंकि पृथ्वीराज और सूरजमल को अपना निकटतम प्रतिद्वंदी मानता था, पृथ्वीराज और जयमल का एक दल में शामिल हो गए। इन विरोधी दलों ने पूरे मेवाड़ में ग्रह कलह का वातावरण उत्पन्न कर दिया। राजकुमारों के परस्पर बढ़ते हुए द्वेष के कारण ख्यातों में एक जनश्रुति के अनुसार एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह अपने भविष्य के विषय में जानने के लिए एक ज्योतिषी के पास पहुंचे। ज्योतिषी ने सभी ग्रहों की प्रशंसा करते हुए सांगा के राणा बनने की भविष्यवाणी की। यह सुनकर पृथ्वीराज को बड़ा राजकुमार होने के नाते अपने राज्य प्राप्ति के संबंध में निश्चिंत था। वह अत्यधिक नाराज हुआ। इस भविष्यवाणी को मिथ्या साबित करने के लिए वह तलवार लेकर सांगा की जीवन लीला खत्म करने के अभिप्राय से उस पर टूट पड़ा। सांगा खुद तो बच गया, लेकिन उसकी एक आंख जाती रही। इस घटना के पश्चात राजकुमारों को आपसी द्वेष बढ़ता ही चला गया। एक अन्य मौके पर चाचा सारंगदेव दोनों राजकुमारों को भीमल गांव की चारण जाति की एक पुजारीन के पास ले गए। इस पुजारीन के लिए प्रसिद्ध था कि उसमें चमत्कारिक शक्ति है। इसने भी सांगा का ही राणा बनने का पक्ष प्रबल बताया। इस पर दोनों राजकुमार पुनः परस्पर उलझ पड़े। चाचा ने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग अलग किया। मौका पाकर सांगा घायल अवस्था में भाग खड़ा हुआ और
अजमेर पहुंचकर करमचंद पंवार के यहाँ शरण ली। करमचंद पंवार को जब सच पता चला तो उसने सांगा को सम्मान पूर्वक अपने पास रखा और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। यहाँ कुछ समय अज्ञातवास में रहकर सांगा अपनी शक्ति का संगठन करता रहा। इस तरह हम देखते हैं कि सांगा का जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष है वह अपने सभी भाइयों के साथ में हुआ। सांगा का राज्याभिषेक, सांगा बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह राज्य प्राप्ति के लिए सही मौके की तलाश में था। संयोगवश, परिस्थितिवश भी उसके अनुकूल होती चली गई। जयमल की मौत सोलंकियों से युद्ध करते हुए हो गई। कुंवर पृथ्वीराज धोखे से जहर की गोलियां खाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका एक और भाई राय सिंह भी था जो गद्दी के लिए सर्वथा योग्य नहीं था। उसने सभी सामंत असंतुष्ट थे। सारंगदेव की हत्या पृथ्वीराज द्वारा पहले ही कर दी गई थी। उसका चाचा सूरजमल भी मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। उसने मालवा के शासक मुजफ्फर को भड़काकर चित्तौड़ पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह असफल रहा। अंततः वह भी नए राज्य की स्थापना की खोज में कांठल की ओर चला गया। कांठल यानी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश कहा जाता है। इस तरह सांगा के विरोधियों की संख्या खत्म हो गई। अब रायमल के पास सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा था। रायमल ने करमचंद पंवार से सांगा की सूचना मिलने पर उसे अजमेर से चित्तौड़ बुलवाया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रायमल की मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में सांगा महाराणा संग्राम के नाम से मेवाड़ का राणा बना। इस तरह अपनी बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और घटना चक्र के सहयोग से सांगा ने मेवाड़ का नेतृत्व करने में अपने आप को साकार कर दिया। अभी सांगा की कठिनाइयां खत्म नहीं हुई। सांगा की प्रारंभिक कठिनाइयां इस प्रकार थी। सांगा के सिंहासन पर बैठने के समय मेवाड़ आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों का शिकार बना हुआ था। कुंभा की मृत्यु के बाद उदय सिंह ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से मैत्री करना शुरू कर दिया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने आबू सिरोही को लौटा दिया तथा अजमेर का तारागढ़ किला और जोधपुर को दे दिया। मेड़ता के सामंत दूधा ने सांभर पर अधिकार करने से उससे नहीं रोका। राजा उदय सिंह द्वारा खोए हुए इन प्रदेशों को रायमल ने प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया था। सांगा के सामने सबसे बड़ी समस्या मेवाड़ के इन खोए हुए प्रदेशों को प्राप्त करने की थी। इसके अलावा पड़ोसी राजपूत राज्य भी अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। इस समय मारवाड़ के राठौड़, आमेर के कछवा और हाड़ौती के हाड़ा अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील थे। ये शासक मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त होने से ही संतुष्ट नहीं थे, अपितु स्वतंत्र होकर के अपने अस्तित्व को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आतुर थे। राजपूत राजा ही नहीं वरन पड़ोसी मुस्लिम सुल्तान भी मेवाड़ की आंतरिक अव्यवस्था का फायदा उठाना चाहते थे। गुजरात और मालवा के सुल्तान मेवाड़ के घोर शत्रु पहले ही थे। सांगा के सिंहासनारोहण होने के समय गुजरात के महमूद शाह बेगड़ा और मालवा के नसरुद्दीन राज्य करते थे। मेवाड़ के कुंभाकालीन ऐश्वर्य से को फिर से प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए राणा सांगा से टक्कर लेना आवश्यक हो गया था। हम देखते हैं कि इतिहास के अंदर कुंभा के एक सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में सांगा को देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की महाराणा कुंभा की जो नीतियां रही थी और जिस समय मेवाड़ की सीमाओं को कुंभा ने बढ़ाया था, उसी नीति पर हम देखते हैं कि सांगा का भी जो पूरा जो राज्यकाल है वो चलता है। और सच्चे अर्थों में अगर कहा जाए तो कुंभा का सच्चा उत्तराधिकारी जो है वो महाराणा संग्राम सिंह सिद्ध होता है। सांगा की साम्राज्यवादी नीति टॉड के अनुसार संग्राम सिंह राणा सांगा ने शासनकाल में मेवाड़ में राज्य की सीमा बहुत दूर तक फैल गई थी। उत्तर में बीना, पूर्व में सिंधु नदी, दक्षिण में मालवा और पश्चिम में मेवाड़ की दुर्गम शैल माता उसकी सीमा बन गई थी। मेवाड़ राज्य की उन्नति राणा संग्राम सिंह की योग्यता, गंभीरता तथा दूरदर्शिता का परिचय देती है। उसकी साम्राज्यवादी नीति का उद्देश्य विभिन्न राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाना नहीं था, अपितु अन्य राज्यों को अपने साथ मिलाकर रखना था। सांगा अपने पड़ोस के छोटे छोटे राज्यों को हड़पने की नीति का समर्थक नहीं था, परंतु इन राज्यों के आपसी झगड़ों में मध्यस्थता कर उन पर अपना प्रभुत्व जमाए रखने की दिशा में वह सदैव जागरूक रहता था। वह चाहता था कि पड़ोसी उसके आधिपत्य को स्वीकार कर सदा उसकी आज्ञा का पालन करें। पड़ोसी
बड़े राजवंशों से वैवाहिक संबंध भी उसने स्थापित किए। मारवाड़ी, बूंदी और अन्य कई राजाओं से वैवाहिक संबंध जोड़कर उसने अपने साम्राज्य को अधिक सुदृढ़ बना लिया। राजनीतिक प्रभाव को वो बढ़ाना चाहता था ताकि उत्तर भारत में उसका नेतृत्व स्थापित हो सके। इस हेतु मेवाड़ के अफत राज्यों का, जिन जिन राज्यों पर कुंभा के समय में अधिकार था, जो इस मेवाड़ के गृह युद्ध की स्थितियों में और अराजकता में स्वतंत्र हो गए थे, उन्हें पुनः प्राप्त करने की नीति सांगा ने शुरू की। सिंहासन पर बैठने के बाद ही मेवाड़ के खोए हुए भागों को फिर से हासिल करने के लिए सांगा दृढ़ संकल्प था। अतः सबसे पहले उसने अजमेर पर हमला किया। राजस्थान के केंद्र में स्थित होने के कारण अजमेर शुरू से ही मुगल शासकों के अधीन रहा, लेकिन सैयदों के शासनकाल में अजमेर मुसलमानों के प्रभावों से निकल गया था। राठौड़ नरेश रणमल ने इसे जीतकर मेवाड़ के राणा को लौटा दिया, लेकिन अजमेर के मुसलमानों ने मालवा के शासक महमूद खिलजी से अजमेर को मेवाड़ के प्रभुत्व से मुक्त कराने की प्रार्थना की। फलस्वरूप अजमेर मेवाड़ के प्रभुत्व से फिर निकल गया। राणा कुंभा चाहता तो इसे ले सकता था, लेकिन वह मालवा के सुल्तान के साथ खुला युद्ध टालना चाहता था, अतः अजमेर मुस्लिम प्रभाव में ही बना रहा। राणा सांगा जैसा महत्वाकांक्षी अजमेर को मुसलमानों के अधीन नहीं देख सकता था, अतः उसने अजमेर को अधिकार कर लिया। उसके उपरांत सांगा ने जयपुर के पास स्थित चाकसू पर लोधी वंश के शासकों का प्रभाव खत्म कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। चाकसू में निर्मित छतरियों से भी यह पुष्टि होती है कि मेवाड़ के राजाओं के अधिकार में चाकसू का क्षेत्र था। सांगा और मालवा। राणा सांगा के समय मालवा की स्थिति कुछ डावाडोल थी। उस समय महमूद खिलजी द्वितीय वहां का सुल्तान था, जो अयोग्य और निर्बल था। उसने अपने सामंतों से संबंध अच्छे नहीं थे, इस कारण सामंतों ने उसे गद्दी से हटाकर उसके भाई साहब खां को मालवा को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय मालवा में मेदिनी राय बड़ा शक्तिशाली राजपूत सरदार था। महमूद द्वितीय उसकी मदद से साहब खां को गद्दी से उतारकर फिर से सुल्तान बन गया। उसने मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मेदिनी राय के प्रधानमंत्री बनने से मुस्लिम और अमीर नाराज हो गए। चूंकि वे मुस्लिम राज्य में एक हिंदू के बढ़ते प्रभाव को सहन नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने दिल्ली और गुजरात के सुल्तानों को साथ में लेकर मालवा को एक काफिर के हाथों से मुक्त कराने के लिए उसकी सहायता की मांग की। मुसलमानों ने धीरे धीरे सुल्तान महमूद को भी मेदिनी राय का विरोधी बना दिया। इस तरह गुजरात और दिल्ली की संयुक्त सेनाओं ने मेदिनी राय के विरुद्ध प्रस्थान किया। मेदिनी राय ने भागकर राणा सांगा की शरण ली और उनसे सहायता की प्रार्थना की। अब मेदिनी राय का मालवा में कोई स्थान नहीं था। मुस्लिम नेताओं ने मालवा के महमूद की स्थिति मजबूत कर दी थी, अतः सांगा ने उसे स्वयं अपना सरदार बना लिया और गागरोन एवं चंदेरी के इलाके उसे जागीर के रूप में दिए। मेदिनी राय मालवा के विरुद्ध उसका सहायक बना रहे। इस घटना से मेवाड़ और मालवा के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। यह हम देखते हैं कि किस तरह से सारी मुस्लिम ताकतें और मुस्लिम शक्तियां एक साथ आ गई थी, और दूसरी तरफ हम देखें कि स्वतः ही इन मुस्लिम शक्तियों के एक साथ आने के बाद स्वतः ही राजपूत शक्तियां भी राणा सांगा के नेतृत्व में एक होती नजर आती है। इस संघर्ष के कारण मालवा और मेवाड़ की परंपरागत शत्रुता। मालवा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ था, लेकिन 1360 ईस्वी से अपनी स्वाधीनता के अंत होने तक वह अपनी पुरानी दुश्मनी के कारण मेवाड़ का शत्रु बना रहा। महमूद खिलजी प्रथम का द्वितीय पुत्र अपने पिता की मेवाड़ के हाथों हुई पराजय को नहीं भुला पाया था। वह लगातार इसी कोशिश में रहता था कि किस तरह से उस हार का बदला लिया जाए। मालवा और मेवाड़ के शासकों की आपस की धार्मिक कट्टर था। मालवा के मुस्लिम शासक धार्मिक दृष्टि से बड़े कट्टर और अनुदार और असहिष्णु थे। वे सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं अपितु पड़ोसी हिंदू राज्यों पर भी धार्मिक अत्याचार करते थे। राणा सांगा अपने आप को हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक मानता था। मालवा के सुल्तानों में धर्मांता के दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए, और इस तरह का जो एक संप्रदायगत जो एक केंद्रीकरण है वो उस समय में देखने को मिलता है। शासकों की साम्राज्यवादी भावना भी दोनों में शत्रुता का प्रमुख कारण थी। मालवा के सुल्तान महमूद प्रथम और द्वितीय बड़े महत्वाकांक्षी थे। वे उत्तर भारत में अपनी शक्ति के प्रसार के लिए मेवाड़ के सीमावर्ती राज्यों को अपने अधीन करना चाहते थे,
अतः बूंदी, मांडलगढ़, जहाजपुर आदि क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए उनके द्वारा कई बार प्रयत्न किए गए। मेवाड़ ने राणा सांगा का अत्यधिक महत्वाकांक्षी राणा के रूप में उभर कर सामने आए। वे मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार कर विशाल हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। फलस्वरूप दो बराबर के शक्तिशाली एक साथ रहना कठिन था। एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती थी? उत्तर भारत के अंदर हिंदू शक्ति और मुस्लिम शक्ति दोनों एक साथ कैसे रह सकती थी? अतः इस साम्राज्यवादी भावना के कारण यह संघर्ष एक अनिवार्य रूप लेता चला गया। मेदिनी राय का राणा सांगा के आश्रय में आ जाना। मालवा और मेवाड़ के युद्ध का तत्कालिक कारण जो माना जाता है वह उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान मेदिनी राय का सांगा की शरण में आना है। सुल्तान महमूद मेदिनी राय की शक्ति को कुचलना चाहता था, लेकिन सांगा ने न सिर्फ मेदिनी राय की सहायता का आश्वासन दिया अपितु उसे दो प्रदेशों की जागीर भी प्रदान कर दी। फलतः महमूद द्वितीय क्रोधित होना स्वाभाविक था। मेदिनी राय को लेकर दोनों राज्यों के मध्य युद्ध हुआ। यह एक सबसे बड़ा तात्कालिक कारण माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय की परिस्थितियों में सांगा जो था वह हिंदुआ सूरज के नाम से पहचाना जाता था, और इसी हिंदुआ सूरज के कारण हम देखते हैं कि मेदिनी राय ने भी मेवाड़ में आकर के शरण ली थी। और सबसे बड़ा कारण जो बना था मेदिनी राय के पुत्र की हत्या। मेदिनी राय के पुत्र नत्थु का मारा जाना भी मेवाड़ द्वारा मालवा पर आक्रमण का एक कारण था। कविराजा श्यामल दास के अनुसार महमूद द्वितीय ने गुजरात की सहायता लेकर मांडुदुर्ग को घेर लिया और मेदिनी राय के पुत्र नत्थु को 1 महीने में लौटाने का कहकर मेवाड़ में सांगा की सहायता प्राप्त करने के लिए कहा गया। नत्थु ने महमूद को आत्मसमर्पण का आश्वासन दिया। वह 1 महीने का समय मांगा, लेकिन 20 दिन बाद महमूद ने आक्रमण कर दिया और नत्थु व मेदिनी राय के परिवार के अन्य सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। सांगा की इस घटना से यह धारणा बन गई कि सहायता के लिए विलंब हो जाने के कारण उसके शरणार्थी का पुत्र मारा गया। इस गिल्ट के कारण, इस अपराध बोध के कारण सांगा ने उनके साथ में युद्ध करने का, आक्रमण करने का निश्चय किया। राणा ने इस हत्या का बदला लेने के लिए मालवा पर आक्रमण कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि सांगा ने अपने राजपूत संगठन को मजबूत करने का एक नैतिक दायित्व भी जो था वह मेदिनी राय के पुत्र की हत्या से लिया। इन्हीं परिस्थितियों को भांपते हुए मालवा के सुल्तान महमूद ने पूरी शक्ति के साथ गागरोन पर हमला कर दिया। वह नहीं चाहता था कि राणा को अपनी शक्ति संगठित करने का मौका मिले। महमूद अभियान की जानकारी प्राप्त होते ही सांगा ने मेदिनी राय की रक्षार्थ सेना भेजी और इस युद्ध में मुसलमानों की हार हुई। महमूद का सेनापति और हजारों बहादुर मारे गए। स्वयं सुल्तान भी घायल हो गया और बंदी बनाकर उसे चित्तौड़ लाया गया। सांगा ने उसके साथ उदारता का व्यवहार किया। घायल सुल्तान का इलाज करवाने के पश्चात राणा ने उसे आदरपूर्वक मांडू भेज दिया। सुल्तान ने मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध की प्रतिज्ञा की और उसे अपने शहजादे को जामीन के तौर पर, जमानत के तौर पर चित्तौड़ में छोड़कर रखा। साथ ही उसने राणा को रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमर पेटी भी दी। कुछ इतिहासकारों का राणा के द्वारा महमूद को छोड़े जाने की नीति की निंदा की जाती है। उनका मानना है कि इस समय सांगा संपूर्ण मालवा पर अधिकार स्थापित कर सकता था। डॉक्टर ओझा आरविलास शारदा ने राणा के इस कार्य को राजनीतिक अदूरदर्शिता का सूचक कहा है। मीराते सिकंदरी जैसे फारसी ग्रंथ में लिखा है कि सांगा ने दूसरे मुस्लिम सुल्तानों के संभावित प्रतिशोध में घबरा कर महमूद खुलजी को छोड़ दिया था। लेकिन यदि हम इस नीति का व्यावहारिक पक्ष देखें तो ऐसा नजर आता है कि राणा ने इस तरह की उदार नीति अपनाकर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर लिया। उसे मालवा का मित्र बनाकर उसे गुजरात से पृथक कर दिया, अन्यथा गुजरात मालवा संगठन मेवाड़ के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते थे। निजामुद्दीन अहमद ने अपनी पुस्तक तबकाते अबगरी में राणा द्वारा सुल्तान के साथ किए गए उदार व्यवहार की बहुत प्रशंसा की है। राणा इस स्थिति से अवगत था कि मेवाड़ के दूरस्थ मांडू पर अधिकार हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकेगा, अतः उसने अपनी उदारता की नीति दर्शाकर महमूद द्वितीय को अपना मित्र बनाने का प्रयास किया। कम से कम मालवा के सुल्तान पर अपना प्रभाव स्थापित कर उसने गुजरात के सुल्तान को कमजोर कर दिया। इस मैत्री संबंध से गुजरात मालवा के गुट की संभावना कम हो गई।
मेदिनी राय को अपना गुलाम बनाकर उसने एक सशक्त शासक को संरक्षक देकर के अपनी सीमा पर उसे नियुक्त करके मेवाड़ के हित में उसका उपयोग किया। सांगा की यह नीति कुंभा द्वारा अपनाई गई नीति की परंपरा के अनुसार थी। सुदूर मालवा पर अधिक समय तक अधिकार बनाए रखना मेवाड़ के लिए असंभव था। शत्रु मालवा को अपनी उदार नीति के एक मित्र के रूप में परिवर्तित कर देने की यह सांगा की नीति सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इस नीति का औचित्य हमें इसमें भी दिखाई पड़ता है कि भविष्य में मालवा के सुल्तानों ने मेवाड़ पर हमला करने का कभी साहस नहीं किया। वे सांगा के राजनीतिक प्रभाव को सदैव मान्यता देते रहे। इस तरह आगे का जो परिणाम है वह यह सिद्ध कर देता है कि सांगा की जो नीति थी मालवा को लेकर के वह मेवाड़ के हित में रही। आगे हम पढ़ेंगे सांगा और गुजरात।